हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। नया माइक भी आ चुका है। आपकी तरफ से काफ़ी सारे बार ये एक ऑब्जर्वेशन था कि मैं हमेशा माइक पकड़ के न्यूज़ के बारे में बताता हूँ, तो एक हैंड्स फ्री मोड में आज न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल के प्राइजेस के बारे में। ऑयल के प्राइजेस अब स्टेबल हो गए हैं आफ्टर ईरान डिसरप्शन के कंसर्न जो थे वो अब थोड़े से ईज होने लगे, राइट। रशिया फ्लो जो है इंडिया का, वो भी एक टॉकिंग पॉइंट है यहाँ पर। पहले ऑयल के प्राइजेस की बात कर लेते। तो ब्रेंट क्रूड जो है दैट रोज बाय अराउंड 0.25% यस्टरडे, एंड डब्ल्यूटीआई क्रूड ने भी यहाँ पर गेन किया है थोड़े बहुत। प्राइजेस लार्जली स्टेबल है हम कह सकते हैं, क्योंकि अब यूएस और ईरान जो है दे हैव अग्रीड टू कंटिन्यू इन डायरेक्ट टॉक्स, राइट। तो इससे थोड़े बहुत जो इमीडिएट कंसर्न्स है ओवर सप्लाई डिसरप्शंस वो थोड़े कम हो चुके हैं। तो जो कंटिन्यूएशन है ऑफ यूएस ईरान टॉक्स, उसने एक फियर जो है वो रिड्यूस कर दिया है कि एक ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। अराउंड 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन जो है वो पास करता है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। तो यहाँ की एक जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक क्रिटिकल चीज है ऑयल मार्केट्स के लिए। करंटली चीजें एक ओके स्टेट में नजर आ रही है। तो पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों ही 3% 2% से गिरे थे। मेनली एक मेजर डिक्लाइन हो गया था इन 7 वीक्स, क्योंकि जो टेंशंस थे, ब्रॉडर इक्विटी मार्केट लेड सेल ऑफ्स थे, वो बढ़ने लगे थे। तो डिस्पाइट दिस डिप्लोमेसी, रिस्क जो है अभी भी एलिवेटेड है, क्योंकि ईरान ने वार्न किया है कि अगर यूएस के बेसिस जो है वो मिडिल ईस्ट में कहीं अटैक करते हैं, देन दे विल आल्सो रिटेलिएट एंड अटैक द यूएस बेसिस इन द मिडिल ईस्ट। तो ओवरऑल जो एनालिस्ट्स है रिगार्डिंग क्रूड प्राइजेस, जो क्रूड प्राइजेस ट्रैक करते हैं, उनका करंटली यही कहना है कि जब तक यूएस के फोर्सेस मिडिल ईस्ट में रहेंगे तब तक थोड़ा बहुत रिस्क प्रीमियम ऑयल के प्राइजेस में हमें नजर आएगा, राइट। यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है एक ब्रॉड बैन ऑन सर्विसेज सपोर्टिंग रशियाज सीबोर्न क्रूड एक्सपोर्ट्स। इंडिया के जो रिफाइनर्स है, जो प्रीवियसली रशिया के सीबोर्न एक्सपोर्ट्स के सबसे बड़े परचेजेस रहे हैं, तो दे आर करंटली अवॉइडिंग परचेजेस फॉर अप्रैल डिलीवरीज, एंड हो सकता है कि वो दे मे स्टे अवे फॉर लॉन्गर। इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिस पर इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हुई थी। इंडिया का जो पुल बैक है फ्रॉम रशियन ऑयल, वो एक प्राइस फ्लोर प्रोवाइड कर रहा है फॉर क्रूड डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईजिंग एल्सवेयर। सो ओवरऑल एनालिस्ट आर सेइंग कि अगर एक कंप्लीट हॉल्ट आता है इंडिया के परचेजेस में ऑफ रशियन ऑयल, तो ये एक स्ट्रक्चरली बुलिश चीज हो सकती है ग्लोबल फिजिकल क्रूड मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया की डिमांड अब वहां पर चली जाएगी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उतना ही रहेगा, तो प्राइस पर एक अपवर्ड प्रेशर आता है। द की टेक अवे हियर इज कि क्रूड प्राइसेस जो है वो थोड़े बहुत समय के लिए एक रेंज बाउंड लेवल पर हो सकते हैं नियर द करंट लेवल्स, बट अगर इंडिया का कोई भी हॉल्ट आता है रशियन ऑयल के परचेजेस में, तो हो सकता है एक स्ट्रक्चरल अपसाइड यहां पर ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए देखा जाए। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट जापान इक्विटी मार्केट्स। जापान का जो इंडेक्स है, मेन इंडेक्स निकी 225, दैट हैज क्रॉस्ड 57,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। उनके एक नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं। ताकाइची हैज सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक मैंडेट यहाँ पर। तो इसकी वजह से कल जापानीज स्टॉक मार्केट सर्ज्ड हाई ऑलमोस्ट 3.9% से। उनका जो इंडेक्स है वो कल क्लोज हुआ एट अ हायर लेवल बाय 3.9%। जो रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने एक 2/3 सुपर मेजोरिटी यहाँ पर जीती है जापानीज पार्लियामेंट में। एंड ये एक मैंडेट ऐसा है जो मार्केट्स ने ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वेलकम किया है, क्योंकि मार्केट इज बिलीविंग कि इससे मेजर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है एंड एक क्लियर पॉलिसी मैंडेट भी यहाँ पर प्रोवाइड होता है। एनालिस्ट देख रहे हैं कि ताकाइची की जो जीत है दैट इज द बेस्ट मीडियम टर्म आउटकम फॉर द इक्विटीज, एंड इट इज सपोर्टेड बाय स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एंड टैक्स रिफॉर्म्स। इसके अलावा इन्वेस्टर्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी लूजर लेवल्स पर रही, जिसके मैंडेट पर बेसिकली ताकाइची हैज वॉन दिस इलेक्शन, तो हो सकता है इससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाई हो एंड इट कुड बूस्ट द स्टॉक मार्केट्स ऑफ जापान। लेकिन इससे येन जो उनकी करेंसी है उस पर प्रेशर बढ़ सकता है। सो ओवरऑल इस न्यूज के बाद बाकी एशियन मार्केट्स भी कल देखें तो साउथ कोरिया का जो कॉस्पाई है दैट वाज अप बाय मोर देन 4%। ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स वर आल्सो अप बाय 1.85%। चाइना वाज अप बाय 1.63%। सो ओवरऑल एशिया ओवरऑल हैज सीन very good gains yesterday, including India's stock markets. So the key takeaway here is कि political stability and growth focused policies अगर जापान में आती है, तो एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म उनके इक्विटी मार्केट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट केस है
that strengthens a bit, especially export oriented sectors के लिए. नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी न्यूज के बारे में, जहां पर सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ. तो मूडीज ने कल इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ बताई है कि FY27 में दे एक्सपेक्टेड टू बी 6.4%, राइट. तो दैट मेक्स इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द G20 नेशंस एज पर मूडीज. ये जो ग्रोथ है दैट विल बी ड्रिवन बाय स्टेडी डोमेस्टिक डिमांड, improving investment activity and stable macroeconomic conditions. ये एक sustained output expansion यहाँ से जो आता है that could be expected to provide a long-term macroeconomic foundation, जिससे financial stability and credit demand जो है across sectors वो काफी अच्छी रह सकती है. कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की है यहाँ पर, इंक्लूडिंग जीएसटी रैशनलाइजेशन एंड इनकम टैक्स रिडक्शन, जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन को एक मेजर बूस्ट यहाँ पर मिल सकता है. एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अगर आता है देन दैट शुड कीप द ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशंस सपोर्टिव, ऐसा उनका कहना है. आरबीआई ने खुद ने रिसेंटली ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो है वो रेज किए थे फॉर FY27, जब उन्होंने बताया था कि दे आर एक्सपेक्टिंग 6.9% ग्रोथ इन Q1 एंड 7% ग्रोथ इन Q2. दीज आर फॉर FY27, राइट. मेनली उन्होंने रीजन बताया था कि एक रेजिलिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर वो एक्सपेक्ट करते हैं. बैंक्स एक्सपेक्टेड है कि एक हेल्दी कैपिटल बफर यहाँ पर मेंटेन करेंगे विच इज सपोर्टेड बाय स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंटरनल अक्रूवल्स. क्रेडिट ग्रोथ जो है ओवरऑल दैट इज लाइकली टू रिमेन अलाइंड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड डिपॉजिट ग्रोथ जो है दैट इज ब्रॉडली गोइंग टू कीप पेस विद द लोन डिमांड. असेट क्वालिटी इंडिकेटर्स भी काफी स्टेबल रहेंगे ऐसा एक्सपेक्टेड है. कुछ रेजिडेंट कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स अगले 12 to 18 मंथ्स में हम देख सकते हैं, विच विल बी काइंड ऑफ एन इम्पेटस ऑन दी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. रिटेल क्रेडिट के ट्रेंड्स की अगर बात करें देन दैट शुड रिमेन स्टेबल एज पर मूडीज, पर्टिकुलरली अमंग प्राइम बोरोवर्स, एमएसएमई के ऑपरेटिंग कंडीशंस, स्पेशली टू एक्सपोर्ट लिंक्ड यूनिट्स, तो उनमें एक मेजर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है फॉलोइंग द यूएस इंडिया ट्रेड डील जो फरवरी 2026 इसी मंथ में हुई थी. एंड ये जो कंपटीशन है फॉर डिपॉजिट दैट इज लाइकली टू इंटेंसिफाई, एंड इससे बैंक्स के लिए हो सकता है कि एक चैलेंज आए एक्सपांडिंग देयर लो कॉस्ट फंडिंग सोर्सेस. द की टेक अवे हियर इज कि इंडिया रिमेन्स अ रिलेटिवली सेफ मैक्रो ग्रोथ स्टोरी, स्पेशली अगर हम G20 नेशंस की बात करें. सो ऑल दिस थियरीज बेसिकली सपोर्टिंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कंजम्पशन, बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स. जीडीपी, इन्फ्लेशन और आउटपुट, ये सारे मेन नंबर्स पर इंडिया अब एक रीसेट हिट करने वाला है. यानी एग्जैक्टली क्या होने वाला है? इंडिया जो है दैट इज लाइकली टू रिवाइज द बेस ईयर फॉर 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी, आईआईपी एंड सीपीआई. तो इससे एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जो एक्यूरेसी है वो रिफ्लेक्ट करे द इकोनॉमिक रियलिटीज. सो सारे इंडिकेटर्स, जीडीपी हो, आईआईपी हो, सीपीआई हो, ये एक बेस ईयर पे वर्क करते हैं, एंड जो भी हम नंबर्स देखते हैं वो उस बेस ईयर के कंपैरिजन में होते हैं. तो जब आप बेस ईयर रिवाइज कर देते हो तो नए बेस के हिसाब से नंबर्स आने शुरू होंगे. तो ये जो एक्सरसाइज है दैट इज करंटली बीइंग लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी. ये जो रिवीजन है दैट इज एमिंग टू मेक द ऑफिशियल डेटा मोर रेलेवेंट एंड मेथोडोलॉजिकली रोबस्ट बनाने का इनका यहाँ पर प्लान है. ये जो ओवरऑल है दैट विल बेसिकली इंट्रोड्यूस मेथोडोलॉजिकल अपग्रेड्स, इनकॉर्पोरेट न्यूअर एंड रिचर डेटाबेसेस, एंड इससे जो वेट्स है वो भी शायद अपडेट होंगे, जिससे प्रेजेंट कंजम्पशन पैटर्न्स एंड प्रोडक्शन पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट हो. न्यू डेटा सीरीज के जो टाइमलाइंस है वो भी अनाउंस हो चुके हैं. सीपीआई की जो सीरीज है दैट विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज फ्रॉम 12 फरवरी 2026. जीडीपी की सीरीज विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज फ्रॉम फरवरी 27 2026, एंड आईआईपी जो है दैट विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज फ्रॉम मई 2026. मॉस्पी ने हाईलाइट किया है कि जीडीपी एंड सीपीआई जो है दे कंप्लाई विद आईएमएफ स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स, जिससे ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी एंड इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी जो है वो यहाँ से इंप्रूव हो सकती है. ये रिवीजन के बाद इट इज एक्सपेक्टेड कि इससे पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट को एक ज्यादा क्लियर एंड कॉन्टेम्पररी व्यू मिल सकता है इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एंड ऑल्सो इंडिया की फ्यूचर ट्रैजेक्टरी का. द की टेक अवे हियर इज कि अपकमिंग रिविजन्स अगर आते हैं इन जीडीपी, सीपीआई एंड आईआईपी डेटा, तो इससे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस जो है वो रीशेप हो सकते हैं, सेक्टर आउटलुक्स रीशेप हो सकते हैं, एंड दैट विल रिक्वायर इन्वेस्टर्स टू रीअसेस हिस्टोरिकल कंपैरिजंस केयरफुली. अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर. सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स के रिजल्ट्स के बारे में. कल स्टॉक वाज अप बाय 7%. कंपनी ने नई एंट्री अनाउंस की है इनटू द वायर्स एंड केबल्स बिजनेस. ऐसा बिजनेस जहां पर बहुत सारे नए एंट्रीज आए हैं पिछले 1-2 साल में. ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेगमेंट था जिसको 2025 में इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेगमेंट्स इन इंडिया, राइट. सबसे ज्यादा इन्वेस्टर आउटफ्लोज यहां पर देखे गए, सबसे ज्यादा एफआईआई सेलिंग यहां पर देखा गया, एंड ओवरऑल 2025 वाज नॉट एट ऑल अ गुड ईयर फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्पेशली जिनका एसी डिपेंडेंस ज्यादा है, क्योंकि
मॉनसून्स जल्दी आ गए तो इससे एसी की डिमांड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ओवरऑल इट वाज अ वेरी पुअर वॉश आउट ईयर इन 2025। लेकिन कुछ अर्ली साइंस ऑफ डिमांड रिकवरी अब दिखने शुरू हो गए हैं आफ्टर 2 वीक क्वार्टर्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की अगर हम बात करें तो कंपनी कंटिन्यूज टू टारगेट मिड टीन्स ग्रोथ ओवर द मीडियम टर्म। अभी भी कोई नियर टर्म गाइडेंस कंपनी ने दिया नहीं है। लॉन्ग टर्म एम्बिशंस अभी भी है कि उनको डबल करना है अपना बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 5 years, राइट। कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेड ऑफरिंग्स करंटली उनके शेयर्स में गेन जो है वो सपोर्ट कर रही है। मार्च क्वार्टर जो है कंपनी का कहना है कि दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सीजनली स्ट्रॉन्ग एंड कुछ पॉजिटिव अर्ली डिमांड इंडिकेटर्स उनको ऑलरेडी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किचन अप्लायंस का सेगमेंट इज परफॉर्मिंग वेल फॉर द कंपनी। जीएसटी कट जो हुआ प्रेशर कुकर्स पे तो उससे दैट लेड टू 40% ग्रोथ इन दिस कैटेगरी फॉर द कंपनी एंड 60% ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैज सक्सेसफुली माइग्रेटेड टू बीईई कंप्लायंट मॉडल्स इन Q3। मार्जिन्स भी कंपनी के अब थोड़े बहुत सही डायरेक्शन में जाने शुरू हो गए हैं एंड फैंस एंड कूलर्स एक्सपेक्टेड टू सी अ गुड अर्ली पिकअप फ्रॉम द 3rd week of February, क्योंकि समर सीजन स्टार्ट होने से पहले ही एक डिमांड में इंक्रीज ऑलरेडी दिखनी शुरू हो जाती है। FY27 कंपनी का कहना है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू अलाइन विथ मिड टीन्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। ओवरऑल अगर हम बाकी बिजनेसेस की बात करें तो BLDC फैंस ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है ओवर द लास्ट 3 quarters। सोलर पंप्स ने एक 2x ग्रोथ रिकॉर्ड की है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंपनी को पीएम कुसुम स्कीम की वजह से भी हुआ है, जिससे सोलर पंप्स का जो एडॉप्शन है दैट इज एक्सेलरेटेड क्वाइट अ बिट। स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने मिल सकता है फ्रॉम कन्वेंशनल टू सोलर पंप्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, ऐसा कंपनी का यहाँ पर कहना है। मेन टॉकिंग पॉइंट बीइंग कि कंपनी ने वायर्स एंड केबल्स में एंट्री अनाउंस की है बेस्ड ऑन क्लियर यूनिट इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये कंपनी देखती है कि उनके लिए एक मेजर एडवांटेज होगा जब कंपनी वायर सेगमेंट में जाएगी। हाई मार्केट शेयर अभी भी है कंपनी का इन फैंस 40 to 50% इन सम मार्केट्स एंड दैट स्ट्रेंथन्स द गो टू मार्केट लेवरेज जो कंपनी के पास करंटली है। कंपनी का ये ओवरऑल कहना है कि जो वायर्स एंड केबल्स में एक्सपांशन कंपनी करना चाहती है दैट विल बी वेरी कॉशियस एंड कैलिब्रेटेड। एक कैलकुलेटेड मूव के थ्रू ये यहाँ पर बेसिकली एक्सपांशन करने की कोशिश करने वाले हैं। कैपिटल एलोकेशन जो है दैट रिमेन्स एक मेजर फोकस जो उनका रहेगा टू प्रोटेक्ट द ROCs एंड मार्जिन्स। द की टेक अवे हियर इज कि क्रॉम्पटन का जो एक्सपांशन है इनटू वायर्स, सोलर पंप्स एंड एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लेवरेज जो है, इससे हो सकता है कि इनकी एक मल्टी ईयर ग्रोथ की स्टोरी यहाँ से शुरू हो। बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या 2026 फाइनली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए अच्छा साल होगा। अगर वो होता है तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे प्लेयर के लिए दैट माइट बी अ गुड थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं BSE के रिजल्ट्स की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक और क्वार्टर जहां पर उनके काफी जबरदस्त नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। नेट प्रॉफिट हैज जंप्ड बाय 172% एंड इट हैज गॉन टू 600 crores। रेवेन्यू फॉर द कंपनी इज आल्सो अप बाय 62% फॉर दिस क्वार्टर। तो ओवरऑल मेनली हायर जो रेवेन्यू आया है दैट इज मेनली ड्रिवन बाय हायर ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है दैट जंप्ड टू 952 crores, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 511 करोड़ थे, राइट। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर इंक्रीज हमें देखने मिला है इन दिस क्वार्टर। ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज टू कॉर्पोरेट जो है दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड, थोड़ा बहुत ही इंक्रीज है यहाँ पर, फ्लैटिश लेवल्स ही हम कह सकते हैं। ओवरऑल कंपनी का जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो सेगमेंट है उसने एक मेजर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया है। ऑप्शंस का एवरेज डेली टर्नओवर, नोशनल टर्नओवर जो है दैट इज एक्सपांडेड टू 210 lakh crores, राइट, व्हिच इज ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम द सेम क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर। ऑप्शंस प्रीमियम का जो एवरेज डेली टर्नओवर है दैट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 30%। टोटल ऑप्शंस रेवेन्यू हैज सर्ज्ड बाय 122% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। हालांकि एसटीटी के इंक्रीज होने के बाद क्या Q4 में भी ऐसे नंबर्स होंगे या नहीं दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट ऑफ कोर्स ट्रेडिंग रिलेटेड जिनका भी डिपेंडेंस ज्यादा है उनमें एक मेजर हम ड्रॉडाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एसटीटी इन द कमिंग quarters। EBITDA margins की बात करें तो they have expanded to 59% for the company in this quarter and अगर हम year to date basis पर देखें then the stock has delivered a very good return in 2025 supported by the strong earnings momentum। The key takeaway here is कि एक explosive growth देखने मिली है in derivative volumes and that continues to power BSE's earnings for now। तो exchanges as a high operating leverage beneficiary हम यहाँ पर देखते हैं in the rising market activity। कुछ ही समय बाद हो सकता है कि हमें NSE का भी IPO देखने मिले, तो वहां पर भी जो नंबर्स है, क्रॉस एनालिसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ NSE एंड BSE, ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट जो है वो प्रेजेंट करेगा व्हेनेवर कंपनी कम्स अप विद एन IPO। मुथूट माइक्रोफिन के Q3 नंबर्स की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का जंप हुआ है बाय 16 टाइम्स। एक तो बेस भी लोअर है कंपनी का, बट द मेन टॉकिंग पॉइंट इज कि प्रोविजंस एंड कॉस्ट जो है कंपनी के NBFC के बेसिकली दे हैव फॉलन अ लॉट, राइट। तो 62 crores का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है
वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो कंपनीज एज वेल। पिछले साल के सेम क्वार्टर में अराउंड 4 करोड़ का प्रॉफिट था। जो शार्प जंप दिख रहा है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन प्रोविजंस फॉर बैड लोन्स। क्रेडिट कॉस्ट जो है इस क्वार्टर के लिए दे स्टूड एट 3.3%, व्हिच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन कंपनीज ओन गाइडेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो उन्होंने 4 to 6% का बताया है। प्रोविजंस मेनली डिक्लाइन हुई है 206 करोड़ फ्रॉम 164 करोड़। एक साल पहले 164 करोड़ थे, तो वहां से एक मेजर डिक्लाइन दिख रहा है। ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है दैट हैज इंप्रूव्ड टू 4.4% एट दिसंबर एंड। माइक्रो फाइनेंस में ऑपरेट करने वाली कंपनी के लिए इट्स अ डिसेंट नंबर आई वुड से। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज in fact come down to 175 crores compared to 252 crores a year earlier. Mainly provisions fall होने की वजह से एक मेजर प्रॉफिट में इंक्रीज दिखा है। सो वी नीड टू टेक द 16x इंक्रीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट हियर। निम्स की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो दे हैव इंक्रीज्ड बाय 12% व्हिच इज अप बाय 11 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मैनेजमेंट का ये कहना है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर अब धीरे धीरे इट इज इमर्जिंग फ्रॉम अ चैलेंजिंग फेज एंड इंडस्ट्री जो है दैट विल ग्रेजुअली रिटर्न टू अ सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ, ऐसा मैनेजमेंट का खुद का यहाँ पर कहना है। द की टेक अवे हियर इज कि एक इंप्रूविंग असेट क्वालिटी एंड फॉलिंग क्रेडिट कॉस्ट, इससे एक मेजर टर्न अराउंड माइक्रो फाइनेंस में हो सकता है। बट हमें इस क्वार्टर में अब तक एक मिक्स सिग्नल मिला है। कुछ कंपनीज के लिए प्रोविजंस बड़े हैं, कुछ कंपनीज के लिए वो डिक्लाइन हुए हैं। तो अब तक एक मेजर हमें डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा है। बट अगर प्रोविजंस आगे कम होते हैं एंड असेट क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है तो हो सकता है कि इस सेगमेंट में कुछ मल्टी बैगर्स भी इमर्ज हो अगले कुछ सालों में। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन, राइट। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट बिजनेस के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट डेटा, इंडिया में एक नया जॉनर आ गया है, सब जॉनर हम जिसे कहते हैं, ऑफ कंटेंट कंजम्पशन, विच इज पावरिंग वे अहेड। इस कंटेंट इस सब जॉनर का बेसिकली नाम है शॉर्ट ड्रामाज या फिर माइक्रो ड्रामाज जिसे कहते हैं। सो ये टिपिकली ऐसे ऑपरेट करते हैं कि ये एक वर्टिकल फॉर्मेट में शूट किए हुए वीडियोस होते हैं विच आर अप्रोक्सीमेटली 60 seconds to 100 seconds, राइट। एंड इसकी वेब सीरीज बनती है। पहले 20 से 30 जो वीडियोस है उनका एक फ्री एक्सेस दिया जाता है एंड उसके बाद द यूजर इज आस्क्ड टू पे समवेयर अराउंड 5 to 10 रुपीज पर वीडियो, राइट। तो ये कोशिश करते हैं कि एक क्लिफ हैंगर पर है एपिसोड जो है वो एंड करे ताकि यूजर्स आर कंपेल्ड टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन दिस। ये इंडस्ट्री इंडिया में इतनी तेजी से इमर्ज हो रही है कि एज पर दिस फिगर दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, ओटीटी स्ट्रीमिंग को भी इसने रिसेंट नंबर्स के हिसाब से बीट कर दिया है इन द क्वार्टरली डाउनलोड्स जो होते हैं बाय सब जॉनर, राइट। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है कि इट इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ अराउंड $10 billion इन इंडिया। अब क्या ये इंडस्ट्री चेंज कर सकती है अ पैटर्न इन विच द कंज्यूमर ऑपरेट्स और अ पैटर्न विच इज गोइंग टू बी इकोनॉमिकली फीजिबल? क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कंटेंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज अ वेरी असेट लाइट बिजनेस। आपको बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करने एंड एक सिंपल वे में वेर एवरी सेकंड काउंट्स ऐसा कंटेंट बनाना है विच इज वेरी एंगेजिंग, राइट। तो दिस कुड बी अब ये इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कोरिया, चाइना, ये सारे कंट्रीज में बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ था एंड नाउ इंडिया इज सीइंग अ वेरी मास स्केल अडॉप्शन ऑफ द शॉर्ट ड्रामा सब जॉनर। अब क्या ये नए एवेन्यूज ओपन कर सकता है ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स, राइट, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू हाउ द फिल्म्स ऑपरेट एंड समथिंग लाइक दैट इज समथिंग दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये जो बिहेवियर है इसको इग्नोर करना मुश्किल है एंड इट इज शोइंग अ वेरी सस्टेनिंग ट्रेंड जहां पर कंटेंट कंजम्पशन का जो पैटर्न है वही काफी चेंज हो गया है। इसी के साथ हमारी आज की न्यूज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारी वेबसाइट investYadnya.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोस, जिनके सब्सक्रिप्शन पर आपको 50% का भी डिस्काउंट मिल सकता है MP50 ये कूपन कोड यूज करने पर। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।